मणिपुर नाम के गांव में सुरेश अपनी पत्नी राशि और 4 साल की बेटी रिंकी के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब थे, यहाँ तक कि गांव में उनका पक्का घर भी नहीं था। वह घास फूस की झोपड़ी बनाकर उसमें रहा करते थे। दोनों पति पत्नी अपने खेत में मिलकर काम किया करते थे, जिससे वह इतनी ही पैसे कमा पाते थे कि 2 वक्त का खाना खा सके। एक शाम की बात है, गांव में बहुत जोर से बारिश आई हुई थी। यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। देखिए तो हमारी झोपड़ी की छत भी गिरने लगी है। मुझे तो लगता है कि यह पूरी की पूरी ही गिर जाए ना। मुश्किल से हमारे पास रहने के लिए एक आसरा है, कहीं वह भी हमसे ना छिन जाए। और अगर यह बारिश रुकी नहीं तो हमारी कमाई का आसरा, हमारी फसल भी खराब हो जाएगी। राशि के इतना कहते ही जोड़ की आंधी तरफ की घास फूस की छत टूटकर गिर जाती है, जिस वजह से वह बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, शुभ शुभ बोलो राशि, अच्छा हुआ कि हम इस तरफ बैठे नहीं थे, वरना यह हमारे ऊपर ही गिरती। जल्दी चलो, रिंकी को लेकर घर से बाहर चलो। सुरेश इतनी तेज बारिश में अपनी बीवी बच्चों को लेकर घर से बाहर जाता है। तभी उसे अपने घर के पास में बना एक भैंसों का तबेला दिखाई देता है। हम उस तबेले में चलते हैं। वो टीन के छत से ढका हुआ है, वहाँ पर हम भी नहीं। अगर हम भीग गए तो हमारे साथ साथ रिंकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। वह जल्दी से उस भैंसों के तबेले के अंदर चले जाते हैं और पूरी रात बारिश से बचने के लिए वहीं पर बैठे रह जाते हैं। सुबह होने के बाद जब बारिश रुकती है तो वह अपनी टूटी हुई झोपड़ी को देखकर बहुत परेशान होते हैं। साथ ही उनकी खेत की फसल भी पूरी तरह खराब हो चुकी थी। उनकी बेटी भी भूख के मारे रोने लगी। माँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। हाँ, बस थोड़ी देर रुक जा, मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ खाने का इंतज़ाम करती हूँ। सुनिए जी, कहीं से कुछ खाने को मिल सकता है क्या? रिंकी को बहुत ज़ोर से भूख लगी है। फ़िलहाल तो हमारे पड़ोसी ही हमारी मदद कर सकते हैं। मैं सुरेश भाई साहब से पूछकर देख। सुरेश अपने पड़ोसी राकेश के घर जाकर देखता है तो उसके घर पर ताला लगा होता है। अरे, अब क्या करूं? ना ही खेत में कुछ बचा है, ना ही मेरी जेब में कुछ पैसे हैं। रमेश भाई साहब भी कहीं बाहर गए हैं। खाना लाओ तो कहाँ से लाऊं? एक काम करता हूँ, पास वाले बाग में चला जाता हूँ, वहाँ पर कुछ फल लगे होंगे तो उन्हें ही तोड़ कर ले आऊँगा। सुरेश अपने पत्नी के पास जाता है। सुनो राशि, मैं पास वाले बाग में जा रहा हूँ, वहाँ मैं कुछ फल तोड़ कर ले आऊँगा। तब तक तुम रिंकी को लेकर पेड़ के छाँव में बैठी रहो, ठीक है जी? सुरेश पास वाले बाग में जाता है। वहाँ पर बहुत सारे अंगूर के बाग थे। इस बाग का मालिक मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इसके मालिक की इजाज़त के बगैर यहाँ से अंगूर तोड़कर कैसे ले जा सकता हूँ? इस बाग के मालिक, जल्दी से आ जाओ, वहाँ मेरी बच्ची भूखी है। रात की बारिश में मेरी झोपड़ी भी टूट गई, रहने का कोई आसरा नहीं है। सुरेश की बातें वहाँ पर लगे अंगूर सुन रहे थे। तभी उनमें से एक अंगूर ने कहा, सुरेश, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन हमारे बागान का कोई मालिक नहीं है, हम जादुई अंगूर हैं। उस आवाज़ को सुनकर सुरेश अचानक से चौंक जाता है। अरे, यह आवाज़ कहाँ से आई? कहीं यहाँ की मालकिन ने मुझे चोर तो नहीं समझ लिया? नहीं सुरेश, मैंने तुमसे कहा ना, यहाँ का कोई मालिक नहीं है, हम परी लोग के जादुई अंगूर हैं।
फिर से वही आवाज़। इस बार इस आवाज़ को सुनकर सुरेश इधर उधर देखता है तो बागान के अंदर से एक अंगूर का गुच्छा चलता हुआ सुरेश के पास आता है। अरे, यह अंगूर का गुच्छा अपने आप चल कैसे रहा है? कहीं इस बाग के अंदर कोई भूत तो नहीं है? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे, तुम मुझसे डरो मत। मैंने तुमसे कहा ना कि हम जादुई अंगूर है और हम चल फिर भी सकते हैं, तुमसे बात भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे परेशानियों को हल करने में तुम्हारी भी मदद कर सकते हैं। लेकिन भला वो कैसे? अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके, जैसे कि अभी तुमने बताया कि बारिश की वजह से तुम्हारी झोपड़ी टूट गई है और तुम्हारे घर पर कुछ खाने को भी नहीं है, तो मैं तुम्हें अपना जादुई सोने के अंगूर देती हूँ। तुम उन्हें गांव के सोनार के पास जाकर बेच देना, तो उसके बदले तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। जादुई अंगूर अपने आँखों को बंद करके अपने हाथों को हवा में घुमाता है। तभी सुरेश के हाथों में सोने के अंगूर का गुच्छा आ जाता है। अरे वाह, ये तो सचमुच सोने के अंगूर है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई अंगूर। जादुई सोने के अंगूर लेकर सुरेश सोनार के पास जाता है और उन्हें अच्छे दाम पर बेच देता है। सोने के अंगूर बेचकर तो मुझे इतने सारे पैसे मिल गए कि अब मैं अपने परिवार की एक अच्छा सा घर बना पाऊँ। एक काम करता हूँ, खाने के लिए पूरी भाजी ले लेता हूँ। वैसे भी राशि और रिंकी को पूरी भाजी बहुत पसंद है। सुरेश सबके खाने के लिए पूरी भाजी खरीदता है। कुछ दिनों में वह उन पैसों से अपना घर बनवा कर भी तैयार कर लेता है। अब उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। लेकिन तभी एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, आप दिन रात खेत में इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते। इससे अच्छा आप उस जादुई अंगूर के पास जाइए, वहाँ से फिर से आपकी मदद करेगा। आप उससे जादुई सोने का अंगूर मांगना। उन सोने के अंगूरों को बेच कर जो पैसे आएंगे उनसे आप अपना कोई बड़ा रोज़गार शुरू करना। बात तो तुम्हारी ठीक है राशि। मैं आज ही जादुई अंगूर के पास जाता हूँ। वैसे भी खेती में कुछ भरोसा नहीं, कब बारिश आ जाए, कब तूफान आ जाए और कब फसल खराब हो जाए। यह सोचकर सुरेश फिर से जादुई अंगूर के पास जाता है। क्या हुआ सुरेश, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या तुम्हें फिर से मेरी कोई मदद चाहिए? हाँ जादुई अंगूर, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फिर से जादुई सोने के अंगूर का गुच्छा दे दो, ताकि मैं अपना कोई नया काम शुरू कर सकूँ। खेती के काम का कोई भरोसा नहीं। साल में आधे से ज़्यादा फसल तो बारिश और तूफान के कारण ही खराब हो जाती है, जिस वजह से मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी भूखे पेट सोना पड़ता है। अगर तुम मुझे एक और सोने का गुच्छा दे दोगी तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है सुरेश, मैं तुम्हें एक और सोने का गुच्छा दे देती हूँ। तुम इन्हें बेचकर अपने लिए कोई अच्छा सा काम शुरू करना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई अंगूर। सुरेश उन सोने के अंगूर को बेचकर अपने लिए एक कपड़ों की दुकान खोलता है। गांव में इतनी अच्छी कोई दूसरी कपड़ों की दुकान नहीं थी, इसलिए दुकान खोलते ही उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। यह लो राशि, आज मुझे दुकान में पूरे 10,000 का मुनाफा हुआ है। यह सब जादुई अंगूर की वजह से ही हो पाया है। अगर वह हमारी मदद ना करता तो आज हमारे पास अपना घर भी ना होता। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है जी। जादुई अंगूर के हम पर बहुत एहसान है। लेकिन मैं क्या कह रही थी कि अभी तो आपकी दुकान गांव में छोटी है, आप शहर जाकर कपड़ों की बड़ी दुकान कर लीजिए तो आपकी और अच्छी कमाई होगी। राशि, हम इतने पैसों की भला क्या ज़रूरत? मैं महीने में इतने अच्छे पैसे कमा रहा हूँ कि हर साल एक नया घर बना सकता हूँ, तो फिर पैसों का इतना लालच करने की
भला हमें क्या ज़रूरत और बार बार जादुई अंगूर के पास मदद मांगने के लिए जाना अच्छा भी नहीं लगता। उसने पहले ही हमारी बहुत मदद की है। अरे मदद कर दी है तो एक बार और मदद मांग लीजिए ना। वैसे भी अगर आप नई दुकान खोलेंगे तो वह बाकी लोगों के लिए भी तो अच्छा है। वैसे जब आप शहर में बड़ी दुकान खोलेंगे तो आपको वहाँ पर लोगों को काम के लिए भी रखना पड़ेगा, तो उन लोगों का भी भला हो जाएगा। और आप शहर में जाकर काम संभालोगे तो गांव वाली दुकान को भी और को सौंप देना। उसे हर महीने दुकान संभालने के लिए पगार देते रहना तो गांव के लोगों को भी रोजगार मिल जाएगा। तुम ठीक कहती हो राशि। मैं आज फिर से जादुई अंगूर के पास जाता हूँ। सुरेश फिर से जादुई अंगूर के पास जाता है। अरे सुरेश, तुम यहाँ क्या? तुम्हें फिर से मेरी कोई मदद चाहिए? तुम्हारी दुकान ठीक तो चल रही है ना? हाँ जादुई अंगूर, मेरी दुकान बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन मेरी पत्नी चाहती है कि मैं शहर जाकर कपड़ों की एक बड़ी दुकान करूं, जिससे मैं और लोगों को भी रोजगार दे सकूं। जादुई अंगूर को सुरेश की यह बात थोड़ी अजीब सी लगती है। वह समझ जाता है कि इसकी पत्नी के मन में अंधे पैसों का लालच आ गया है, लेकिन फिर भी वह एक बार फिर से सुरेश की मदद कर देता है। ठीक है सुरेश, यह लो एक और जादुई सोने के अंगूर का गुच्छा। तुम इसे बेचकर शहर में अपनी बड़ी दुकान खोल लो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करना, कभी उनका हक मत मारना, वरना तुम अपना सब कुछ खो दोगे। जादुई सोने के अंगूर के गुच्छे को बेचकर सुरेश ने शहर में अपनी बड़ी कपड़ों की दुकान खोल ली। उसकी गांव वाली दुकान का हिसाब किताब राशि देखने लगी। उसने काम करने के लिए अपने साथ गांव की ही एक औरत को काम पर रख लिया। वह बड़ी ही ईमानदारी से अपना काम करती थी, लेकिन जैसे ही उसकी पगार देने का समय आया, राशि दीदी, मेरी पगार का समय हो गया है, हमें पगार दे दीजिए। हाँ यह लो तुम्हारी पगार। पैसे लेकिन यह तो सिर्फ 5,000 है। आपने तो मुझे 8,000 पगार देने को कहा था। हाँ कहा था, लेकिन तुम इतना अच्छा काम भी नहीं करती। तुम इतने पैसों के ही लायक हो, इसलिए इतने ही पैसे रखो। यह आप बहुत गलत कर रही हो राशि दीदी। आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे इन पैसों से अपना घर चलाना है। देखो पैसे तो तुम्हें इतने ही मिलेंगे, अगर रखना है तो रखो, वरना जाओ यहाँ से। जादुई सोने के अंगूर बेचकर इतना पैसा कमा कर भी राशि दूसरे लोगों का हक मारने लगी है, जो बात जादुई अंगूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसलिए राशि के व्यवहार की वजह से वह उनसे अपना दिया हुआ सब कुछ छीन लेता है और वह लोग फिर से उसी तरह गरीब हो जाते हैं। रात के समय अपनी साइकिल लेकर अपने घर की ओर बढ़ रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत नजर आती है, जो एकदम बेसुध पड़ी हुई थी। वह बार बार पानी पानी कह रही थी। आसपास के गुजरने वाले सभी लोग उसे नज़रअंदाज करके चले जा रहे थे, क्योंकि वह बूढ़ी औरत देखने में काफ़ी बदसूरत और बुरी नज़र आ रही थी। उसके पूरे शरीर पर मोटे मोटे दाने थे, लेकिन राम बड़ा ही दयालु था। वह अपनी साइकिल रोककर उस औरत को पानी पिलाता है और कहता है, अरे अम्मा क्या हुआ आपके साथ? किसने की आपकी यह हालत? बोलिए अम्मा, क्या हुआ आपको? मैं अस्पताल लेकर चलता हूँ। नहीं बेटा, मुझे कहीं नहीं जाना, बस मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। आप मुझे क्या देना चाहती है माँ? आप तो मुझे जानती भी नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं अपनी सबसे कीमती चीज़ एक सही और अच्छे इंसान को दे रही हूँ। बस तुम वादा करो कि जब तुम्हें इसकी सच्चाई पता चलेगी तो तुम कभी भी अपने जीवन में इसका गलत उपयोग नहीं करोगी, हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलोगे। वो सब
तो ठीक है, लेकिन पहले अस्पताल चलो। आपकी हालत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ज़्यादा देरी हो गई तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो मेरी चिंता बिल्कुल मत करो बेटा, यह मेरे हाथ में मिर्च है, इस मिर्च को हमेशा संभाल कर रखना। जैसे ही वह मिर्च राम को देती है, वह बूढ़ी औरत तुरंत गायब हो जाती है। राम यह सब देखकर बहुत हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक वह औरत गायब कैसे हुई। राम तुरंत वहाँ से भागता है और अपने घर आ जाता है। उसे ऐसे देर से आता देख उसकी पत्नी सीमा उससे कहती है, यह कौन सा समय है घर आने का? वहाँ फंस गए थे आप, जो आपको इतना टाइम लग गया? कुछ नहीं सीमा, बस मुझे मेरे पुराने दोस्त मिल गए थे, इसलिए उनसे बातचीत में थोड़ा सा समय लग गया। तुम जल्दी से मेरे लिए खाना ला दो, मैं बहुत थक गया, मुझे बस आराम से सोना है। इतनी रात को आपको आपके दोस्त मिल गए। अरे, एक बार मेरे बारे में भी सोच लिया होता कि मैं आपका इंतज़ार कर रही होंगी। रात के करीब 11 बज रहे हैं, हद होती है किसी भी चीज़ की। अरे मेरी भाग्यवान, अब माफ़ भी कर दो, रोज़ रोज़ थोड़ी ना लेट आता हूँ, आज फंस गया था। बाकी तुम चिंता मत करो, अब मैं कल से समय पर ही आऊँगा। चलो अब अंदर चलो और मुँह हाथ धोकर खाना खा लो। राम उस मिर्च को लेकर एक कमले में रख देता है। रात भर राम को नींद नहीं आती। वह बेहद परेशान था कि आखिर वह सब क्या था। ऐसे ही अगली सुबह राम के घर पर गांव का लाला अपने कर्जा मांगने के लिए राम के घर आता है। अरे राम, 2 लाख की रकम पूरी करने में तुझे कितना समय लगेगा? देखते देखते साल भर निकल गया, लेकिन अभी तूने 5,000 भी वापस नहीं किए। माफ़ करना लाला जी, लेकिन क्या करूं, मेरी आमदनी नहीं है इतनी कि मैं जल्दी जल्दी आपके सारे पैसे वापस कर दूं। जब से कर्जा लिया है तब से मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाता हूं। आप चिंता मत करो, जल्दी आपके सारे पैसे आपको वापस कर दूंगा। फ़िलहाल के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, और अब तेरे घर आ गया हूँ तो खाली हाथ भेजेगा क्या? मुझे कुछ तो दे दे ही लाला जी। फ़िलहाल के लिए तो मेरे पास 10,000 है। अगर आप वो 10,000 लेने को तैयार हो तो मैं आपको दे देता हूँ। चल दे यार, तू 10,000 ही दे दे कम से कम। लाला 10,000 की रकम लेने को तैयार हो जाता है। सीमा अंदर जाती है और अलमारी जैसे ही खोलती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, लेकिन वह कुछ समय कुछ नहीं कहती और लाला को पैसे दे देती है। लाला के जाने के बाद सीमा अपने पति से कहती है, मुझे आपसे कुछ कहना है। जब मैंने लाला को 10,000 रकम देने के लिए अलमारी खोली तो मैंने देखा उसमें बहुत सारी सोने की मिर्च पड़ी हुई थी। यह देखकर मेरे तो हैरान हो गई। लाला उस समय यहीं पर था, इसलिए मैंने उस समय कुछ नहीं कहा। यह क्या कह रहे हो तुम? चलो दोबारा अलमारी खोलकर देखते हैं। दोनों पति पत्नी फिर से अलमारी खोलकर देखते हैं और उस समय अलमारी में कुछ भी नहीं था। लगता है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया है, तभी तो तुम्हें हमारी अलमारी में सोने की मिर्च नज़र आ रही है। अरे सच में मैंने देखा था कि पैसों के साथ सोने की बहुत सारी मिर्च रखी हुई थी। अरे मैं उसी समय आपको बताती, लेकिन किसी बाहर वाले के सामने यह बातें करना मुझे ठीक नहीं लगा। अरे सीमा, तुमसे कोई गलती हुई है। अगर सच में तुमने अलमारी के अंदर सोने की मिर्च देखी होती तो वह अलमारी के अंदर ही होती ना। लगता है मुझे कोई गलती हुई होगी, शायद मैंने कोई सपना देखा होगा और वही मुझे हकीकत नज़र आने लगा। चलो कोई बात नहीं, अब इस बात को भूल ही जाते हैं, उसी में बेहतरीन है।
दोनों पति पत्नी बहुत परेशान थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे और क्यों हो रहा है। ऐसे ही शाम को सीमा खाना बनाते जाती है तो देखती है कि घर में राशन ही ख़त्म है। और वो राम से कहती है, लाला जी को तो हमने पैसे दे दिए, अब घर में एक रुपया भी नहीं, ऊपर से घर में राशन भी ख़त्म हो चुका है। अब बताओ मैं क्या करूँ, मैं खाना कैसे बनाऊँ, क्या करूँ सीमा, मेरे पास भी तो पैसे नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत कमाई थी वह सारी कर्ज में चला गया। लगता है कि आज रात हमें खाली पेट ही सोना पड़ेगा। राम इतना बोलता है कि तभी वहाँ पर बहुत सारा राशन का सामान और बना बनाया खाना आ जाता है। यह देखकर दोनों पति पत्नी हैरान थे। अरे आप देखिए ना, यह सब क्या है? मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है हमारे घर में। इसका मतलब मैंने जो सोने की मिर्च देखी थी वे कोई सपना नहीं था, बल्कि कुछ तो बात ज़रूर है। मुझे भी लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। इतना बोलकर राम अपनी पत्नी को उस बूढ़ी औरत के बारे में सारी बात बताने लगता है। जिसके बाद सीमा कहती है, तो आपने उस मिर्च को कहाँ रखा है? वो मिर्च मैंने गमले में रखती है। दोनों पति पत्नी गमले में मिर्च को देखने के लिए जाते हैं। वे दोनों देखते हैं कि वह हरी मिर्च अब सोने की मिर्च बन चुकी है। जैसे ही राम में मिर्च अपने हाथ में लेता है तभी उस मिर्च से आवाज़ आती है, घबराओ नहीं राम, मैं जादुई सोने की मिर्च हूँ और मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। यह सब कुछ जो हो रहा है वह मैं ही तो कर रही हूँ। तुम दोनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या जादुई मिर्च? हाँ, मैं जादुई मिर्च हूँ और अब तुम्हें अपने जीवन में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर वक्त तुम दोनों के साथ हूँ, हर बुरी परिस्थिति में तुम दोनों का साथ दूंगी। इसका मतलब मुझे जो रात को बूढ़ी औरत दिखाई दी थी वह कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि किसी देवी का अवतार थी। तुम्हारा लाख लाख शुक्र रहे देवी माँ, और जादुई सोने की मिर्च तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह से जादुई मिर्च की बदौलत दोनों पति पत्नी धीरे धीरे पूरे गांव में सबसे अमीर बन जाते हैं। अब उनके पास सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। राम की इस तरक्की से गांव के कुछ लोग जलने लगते हैं और इससे पूरा योगदान राम के पड़ोसी मनोज दे रहा था। मनोज को राम की तरक्की बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। आखिर ये राम इतने कम समय में अमीर कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। एक बार मुझे पता लगाया नहीं होगा तो उसकी सारी अमीरी हथिया लूँगा। मैं बहुत हल्के में ले रहा हूँ यह, मुझे अभी इसे मेरी सच्चाई पता नहीं है। मेरा नाम मनोज है। जिस चीज़ को मैं हासिल करना चाहता हूँ उसे बहुत आसानी से हासिल कर सकता हूँ। अब देख देख क्या क्या होता है तेरे साथ। मनोज अब राम के घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता है। मनोज की पूरी नज़र राम पर थी। वो जानना चाहता था कि आखिर ऐसा कौन सा खजाना है जो राम के हाथ लग गया है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद राम की पत्नी जादुई सोने की मिर्च से अपने लिए कुछ ज़रूरी सामान मांगती है और मनोज को उसकी खबर लग जाती है। अच्छा, तो यह सोने की मिर्च है जो इनको धीरे धीरे अमीर कर रही है। अब यह सोने की मिर्च मुझे किसी भी कीमत पर हासिल करनी ही होगी, तब जाकर मैं अमीर बन जाऊंगा। मनोज अब हाथ पैर धरे रखने से कुछ नहीं होगा। ऐसे ही एक दिन राम और सीमा दोनों किसी ज़रूरी काम से गांव से शहर की ओर गए थे और उसी बीच मौका देखकर मनोज राम के घर में घुस की कोशिश कर रहा था। वे हथौड़े की मदद से राम के घर का ताला तोड़ने वाला था कि तभी उसे एक
जोर का झटका लगता है और वह राम के घर के बाहर जाकर गिरता है। तभी वहाँ पर जादुई मिर्च आती है और जादुई मिर्च मनोज से कहती है, हे पापी, तुझे अमीर बनने का बहुत शौक है ना, और मेहनत करने में तुम जैसे पापी लोगों को बहुत परेशानी होती है, इसलिए तुम लोग इतने नीच गिर जाते हो कि किसी भी बुरे काम को करने के लिए तैयार हो जाते हो। अरे तुम्हें क्या लगा कि राम घर पर नहीं है तो तुम आसानी से मुझे हासिल कर लोगे? यह जादुई शक्ति सिर्फ अच्छे और सच्चे इंसान को मिलती है। तुम जैसे पापियों को कभी भी जादुई शक्ति नहीं मिल सकती। मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से जाना है। अरे तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? अब तुम्हारी सच्चाई पूरे गांव वालों को पता लगनी जरूरी है। जादुई मिर्च अपनी शक्तियों से मनोज को पूरे गांव में गोल गोल घुमाने लगती है। मनोज की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव वाले जमा हो जाते हैं। सभी लोग मनोज को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जादुई मिर्च के आगे किसी की भी नहीं चली। जादुई मिर्च मनोज को बुरी तरह से जमीन पर पटक देती है। तभी वहाँ राम और सीमा आ जाते हैं। गांव वालों, कान खोलकर सुन लो, मैं जादुई मिर्च सिर्फ और सिर्फ सीमा और राम की मदद करने के लिए आई हूँ। अगर किसी ने भी राम और सीमा को परेशान करने की कोशिश की या किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने का सोचा तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। मनोज ने जो किया उसे उसकी सजा मिल चुकी है। जादुई मिर्च के खौफ से पूरे गांव वाले डर जाते हैं। अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि राम के घर में जाकर चोरी करे।